हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे ये आप लोग भली भांति जानते हैं। आज हम लोग अपने सेशन में पराग कोश की संरचना मतलब कि पराग कोश की भित्तीय परतें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो है पराग कोश की स्फुटित संरचना है और पराग कोश क्या होता है इसको तो जानते ही हैं आप लोग। तो पराग कोश की संरचना को देखेंगे जब तो इसकी जो भित्तीय परतें होती हैं इसमें लघु बीजाणु जनुतक होते हैं। लघु बीजाणु जनुतक बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह बिहेव करते हैं और 4 भित्तीय परतें होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। सबसे महत्वपूर्ण परत टेपिटम होती है। तो ये सब इसमें जो है दिखाई पड़ रहा होगा आपको, टेपिटम है। अच्छा स्टूडेंट, ये सभी परतें जो हैं बाहर से अंदर की ओर हैं, मींस सबसे अंदर की ओर जो परत है उसका नाम है टेपिटम। समझ रहे हैं। अगर हम इसको निकाल करके यहां अध्ययन करें तो सबसे बाहर की जो परत होती है वो है अधिचर्म। क्या है? अधिचर्म। अब उसके बाद अंतस्थीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर ये टेपिटम। अंदर जो लघु बीजाणु को घेरे रहती है उसको हम क्या कहते हैं? टेपिटम। समझ रहे हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं लघु बीजाणु ऊतक को। अंतस्थीसियम को एंडोथीसियम के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। समझ रहे हैं। ये टेपिटम है, ये जो देख पा रहे हैं इसी के अंदर लघु बीजाणु ऊतक होते हैं। बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं और परागकणों का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और ये स्फुटित परागकोश की संरचना है, मतलब कि रैप्चर्ड एंथर है। इसमें परागकण जो स्फुटित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब परागकोश फटेगा तो परागकण बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं। और जिस जगह से ये परागकण निकलते हैं इसको जो है स्टोमियम कहते हैं। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। परागकोश की भित्तीय परतें, कहीं कहीं स्टूडेंट आपको पैराइटल लेयर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी को पैराइटल लेयर भी कहा जाता है। देख सक रहे हैं अधिचर्म, एपिडर्मिस, अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम, मध्य परतें, मिडिल लेयर, टेपिटम, टेपिटम। अधिचर्म देखिए स्टूडेंट, जो एपिडर्मिस होती है ये सबसे बाहर की परत होती है और सही मायनों में इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तो जो बाहर की परत है एपिडर्मिस वो जो है सुरक्षा प्रदान करती है। फिर इसकी उत्पत्ति प्रपस्व कोशिका से नहीं होती है। ये लाइन ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अलावा ये जो तीनों परतें हैं इसकी उत्पत्ति जो है प्रपस्व कोशिका से होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति प्रपस्व कोशिका से नहीं होती है। अब एक अपवाद भी है स्टूडेंट कि आर्क्यूथोबियम सबसे छोटा पर्णरहित परजीवी आवृत बीजीय पादप है जिसमें रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं। समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सोथीसियम क्या होता है। तो यही होता है कि इसमें जो है
रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं। और हाँ, एक और बात है स्टूडेंट, ये जो है एक्सोथीसियम जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो संरचना पाई जाती है, वास्तव में ये अनावृत बीजियों की विशेषता है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, आवृत बीजीय पादप पढ़ रहे हैं, तो ये अनावृत बीजियों की विशेषता है। इसलिए अपवाद में हमने इसको रखा है कि आर्क्यूथोबियम सबसे छोटा पर्णरहित परजीवी है। और ये कैसा है, आवृत बीजी, आवृत बीजी है। लेकिन ये विशेषता किसकी है, अनावृत बीजी की है, जिम्नोस्पर्म की है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इसमें रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं। और बाकी की जो परतें हैं, इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन जो है प्रपक्ष कोशिका से होती है। दूसरी परत अंतस्थीशियम, यह बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे लंबी कोशिकाओं की एक स्तरीय परत है, वन लेयर्ड होती है ये। समझ रहे हैं? इनकी कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाओं के जम जाने से एक रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं। रेशेदार पट्टियों के कारण अंतस्थीशियम कोशिकाओं की प्रकृति जो है आर्द्रताग्राही हो जाती है, जो पराग स्फुटन में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, जो अल्फा कोशिकाओं के जम जाने के कारण रेशेदार पट्टियां बनती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो ये एंडोथीशियम परत है, अगर हम डायरेक्टली कहें तो एंडोथीशियम क्या करती है, पराग के स्फुटन में, पोलन डिहेसेंस में मदद करती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट ना? और अभी हमने डायग्राम में आपको बताया था कि ये जगह जो है स्ट्रोमियम कहलाती है, और आर्द्रताग्राही को हाइग्रोस्पोरिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन्हें स्ट्रोमियम बोलते हैं, जो पराग के स्फुटन में सहायता करती है। और देखिए, ये जैसे यहां से यहां पे ये पट्टियां जो होती हैं, इसमें कैलोज बैंड नहीं पाए जाते हैं। हमने लिख रखा है कि इसमें पट्टियां व कैलोज बैंड नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि जो रेशेदार पट्टियां बनती हैं स्टूडेंट, इस जगह पे नहीं पाई जाती हैं। यहां से जो है परागकोश क्या होते हैं, स्फुटित होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब परागकोश जो है रैप्चर्ड होता है, तो यहां से ये बाहर निकलते हैं। समझ गए हैं? कहने का मतलब कि यहां से क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं कि अंतस्थीशियम परत में कौन सी कोशिकाओं के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बनती हैं। और ये जो है, और एक चीज लिखा है, ये यू आकार की होती हैं, अरी रेडियल वाल बोलते हैं। अरी भित्तियों पर कैलोज बैंड भी पाए जाते हैं। ये यू आकार की होती हैं, और यू आकार के होने के साथ साथ इनकी अरीय जो भित्तियां होती हैं, उनमें कैलोज बैंड पाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिए कि इसमें कैलोज बैंड भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य परत, मध्य परत देखिए, जो मध्य परत होती है वो पैरेन्काइमल टिश्यू की बनी होती है। मध्य परत भी महत्वपूर्ण परत होती है। और यहाँ पे अंतस्थीशियम के नीचे 1 से 3 पतली भित्ति वाली, इसको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 3 पतली भित्ति वाली परतें पाई जाती हैं। मध्य परतें मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती हैं। मध्य परत किसकी बनी होती है? मृदुतकी कोशिकाओं की बनी होती है, जो पैरेन्काइमल सेल कहलाती है। समझ रहे हैं? ये अल्पकाली होती हैं। अल्पकाली होने का मतलब कि जब पराग कोश यानी कि एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, तो उनमें ये परत उपलब्ध नहीं होती है, एब्सेंट होती है। समझ गए स्टूडेंट? चलें आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। मध्य परतें टेपिटम को भोजन प्रदान करने के बाद नष्ट हो जाती हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट, इसे आखिर अल्पकाली क्यों कहा गया? इसे अल्पकाली इसीलिए कहा गया कि ये जो है टेपिटम को भोजन प्रदान करने के बाद, भोजन को जब प्रदान कर लेती हैं, तो इनका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए इनको कहा गया कि ये अल्पकाली होती हैं। समझ रहे हैं? फिर जो है अगली जो परत है वो टेपिटम है। यह पराग कोश की भित्ति की सबसे आंतरिक परत है,
सबसे अंदर वाली परत को हम क्या बोलते हैं? सबसे अंदर वाली परत को टेपिटम बोलते हैं, जो बीजाणुजन ऊतक को घेरे रहती है। जो माइक्रोस्पोरजन टिश्यू होते हैं उसको घेरे रहती है कौन? टेपिटम। और हाँ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपिटम मतलब कि सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है? टेपिटम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में कि टेपिटम का आखिर कार्य क्या है? तो टेपिटम स्वयं में क्या लिख रखा है मैंने कि यह परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत है जो बीजाणुजन ऊतक को घेरे रहती है। टेपिटम एक कोश की परत है, ये लिखा है मैंने। टेपिटम जो है एक कोश की परत होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। टेपिटम की कोशिकाओं का जीव द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा व स्पष्ट होता है। मतलब जो टेपिटम की कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है और इसका केंद्रक जो है बड़ा होता है। समझ रहे हैं? टेपिटम की कोशिकाएं डाइपोलाइड होती हैं, लेकिन मतलब कि टेपिटम में जो सेल पाई जाती है उसके अंदर जो सेल होती है वो जो है डाइपोलाइड होती है, लेकिन परिपक्व टेपिटम मतलब जब टेपिटम मैच्योर हो जाता है तो उसकी कोशिकाएं पॉलीप्लॉइड होती हैं, बहुगुणित हो जाती हैं। समझ रहे हैं? कार्य इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मध्य परतों से पोषण प्राप्त कर विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट कि टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम जो है जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम टेपिटम करती है। टेपिटम जो है परागकोश की भित्तीय परत है, सबसे आंतरिक परत है। सबसे बाह्य परत आप जानते हैं एपिडर्मिस होती है। समझ रहे हैं? पाठ का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अब जानिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमको आने चाहिए, कौन सी चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए इसमें। तो चारों परतों का नाम पूछ लेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल कहते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज और है संयोजी, ये ऊतक भी है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें है ना। और ये संरचना किसकी है? परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर वो परिपक्व परागकोश में नहीं पाई जाती है। टेपिटम है, संयोजी ऊतक है, अंतस्त्वचा है, अंतस्थीसियम है, बीजाणुजन ऊतक है, टेपिटम है, लेकिन उसमें वो अब्सेंट है ना, इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक, अब ये स्फुटित परागकोश है। परागकोश जिस जगह से निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टोमियम कहा जाता है। आपने एक अपवाद के बारे में, आर्कियोथोबियम के बारे में पढ़ा कि वो पर्ण रहित जो है, क्या है? पर्ण रहित परजीवी है। और कौन सा पादप है? आवृत बीजी पादप है। लेकिन एक्चुअल में विशेषता किसकी है? एक्चुअल में विशेषता है जिम्नोस्पर्म की। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को जाना हमने कि भित्ति परतें क्या होती हैं। इसके पहले जो है पुंकेसर के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो पुंकेसर के कार्य भी पूछा जाता है स्टूडेंट। पुंकेसर के कार्य पूछा जाता है कि आखिर पुंकेसर का कार्य क्या होता है। इसके जो चारों चक्र होते हैं, चारों चक्र के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप जानते हैं चारों चक्र कौन कौन से होते हैं। और चारों चक्र के कार्य के साथ साथ स्ट्रक्चर इस लेसन में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो खास करके ध्यान रखेंगे कि इस लेसन से स्ट्रक्चर भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे लघु बीजाणुधानी, वास्तव में जो लघु बीजाणुधानी है ये परागकोश में अवस्थित होती है। समझ रहे हैं? और न्यूमेरिकल आता है कि 250 पराग कणों के निर्माण के लिए
कितनी मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, तो न्यूमेरिकल भी इससे पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये सुनिश्चित हो लें कि जितना चीजें हमने पढ़ी है खास करके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर में पुंकेसर की संरचना पूछ ली जाती है, पुंकेसर की संरचना पूछ ली जाती है, लघु बीजाणुधानी की संरचना पूछ ली जाती है। अभी हम लोग जो नहीं पढ़े हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन वाले में, प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन्स हैं, जैसे बीजांड पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजांड की संरचना पूछी जाती है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ये डायग्राम्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग भली भांति इन सब चीजों को तैयार कर लें और स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। थ्योरी के साथ साथ आप स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानिए, दोहरा रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। और इस लेक्चर को आगे नहीं खींच रहे हैं, आप इन परतों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक सभी बच्चों को चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार।